Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Mehak and I'll be teaching you sociology. आज हम पढ़ेंगे यूनिट न्यू एरिनाज ऑफ सोशल चेंज जिसमें कि 2 चैप्टर्स कंबाइन करे हैं आपकी बुक से जो कि है मास मीडिया एंड सोशल चेंज एंड ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इट रेफर्स टू द इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, रीजन्स एंड कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्लोबलाइजेशन में क्या आता है, एक इंटरडिपेंडेंस और एक इंटीग्रेशन आ जाती है लोगों के बीच, रीजन्स के बीच और कंट्रीज के बीच अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, तो इसके अंदर फ्लो ऑफ गुड्स होता है, गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और आइडियाज का एक फ्लो चलता है बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज। मतलब सिर्फ नेशन में नहीं चलता है बल्कि इंटरनेशनल प्रोसेस में चलता है ये सब। Its impact is uneven. While it creates opportunities like jobs and access to global markets for some, it leads to displacement and loss of livelihood for others. तो इसके जो impacts हैं वो uneven है। कई जगह तो opportunities create कर देता है, access कर देता है global markets के और job opportunities बढ़ा देता है, but कुछ जगह ये displacement और loss of livelihood भी create कर देता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, फॉर इंस्टेंस women silk spinners in Bihar lost their employment when cheaper Chinese and Korean silk yarn entered Indian markets, highlighting the unequal effects of globalization. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि कुछ वुमेन सिल्क स्पिनर्स थी बिहार की, उनको उनकी एम्प्लॉयमेंट लूज हो गई थी जब चाइना और कोरियन सिल्क के यार्न जो थे वो चीपर लेवल पे इंडियन मार्केट्स में एंटर कर गए थे। तो ये हाईलाइट कर रहा है अनइक्वल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो वो कुछ अपॉर्चुनिटीज तो उसने क्रिएट करे बट कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के। ठीक है, नाउ ग्लोबल इंटरकनेक्शंस आर नॉट न्यू। जो ग्लोबल इंटरकनेक्शंस चलते आ रहे हैं वो नए नहीं है। इंडिया हैज हिस्टोरिकली बीन कनेक्टेड टू द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो इंडिया हिस्टोरिकली कनेक्टेड है वर्ल्ड से ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू। The Silk Route linked India with civilizations such as China, Persia, Egypt and Rome. तो जो सिल्क रूट रहा है इंडिया का वो लिंक्ड रहा है चाइना से, पर्शिया से, इजिप्ट और रोम से। ठीक है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जो कॉलोनियल पीरियड था तब ग्लोबलाइजेशन इंटेंसिफाइड थ्रू फोर्स्ड मूवमेंट्स लाइक स्लेव ट्रेड एंड इंडेंट्योर्ड लेबर, वेयर इंडियन लेबर्स वर ट्रांसपोर्टेड टू प्लांटेशंस इन द कैरिबियन एंड अदर रीजन्स। तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन कैसे इंटेंसिफाई हुआ था, कैसे बढ़ा था, जब फोर्स मूवमेंट्स करे गए थे जैसे कि स्लेव ट्रेड और इंडेंट्योर्ड लेबर। उसमें क्या होता था, जो इंडियन वर्कर्स होते थे उनको ट्रांसपोर्ट करा जाता था टू प्लांटेशंस इन कैरिबियंस एंड अदर रीजन, और जगहों पे उनको ट्रांसपोर्ट करा जाता था ताकि वो एज ए स्लेव वर्क कर सके। ठीक है, लेबर की तरह वर्क कर सके। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया कंटिन्यूड एंगेजिंग ग्लोबली थ्रू माइग्रेशन, ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मेंटेनिंग इट्स इंटरनेशनल आउटलुक। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था, जब कॉलोनियल पीरियड खत्म हो गया था उसके बाद इंडिया ने अपना ग्लोबलाइजेशन को कैसे कंटिन्यू करा था, माइग्रेशन के थ्रू, ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू और मेंटेनिंग इट्स इंटरनेशनल आउटलुक। Now, here are the dimensions of globalization which are being shown through a flow chart. तो यहाँ पे क्या दिखाया गया, इकोनॉमिक्स दिखाया गया। इकोनॉमिक्स के अंदर पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ट्रांसनेशनल कॉपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी और वेटलेस नॉलेज इकोनॉमी है ना। Then there is global communication, globalization and labor, where there are new international division of labor, globalization of finance and globalization and employment. Then there is globalization and political changes and globalization and culture, where there is globalization and culture of consumption, where there is gender and culture and corporate culture. So here are all the dimensions of globalization which we'll be studying further. Now, indentured labor refers to a system where workers were bound by contracts to work for a fixed period in foreign countries in exchange for basic provisions like passage, food and shelter. तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो indentured labor क्या होते थे, जो इंडियन वर्कर्स होते थे जिनको फॉरेन कंट्रीज में भेजा जाता था, जिससे वो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम तक एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता था उनका, जिसके लिए वो बेसिक प्रोविजन के एक्सचेंज में लाइक पैसेज, फूड और शेल्टर के लिए वो लोग काम करते थे एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में। आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन 1839, दिस system became a major source of labor supply from India to sugar plantations in the Caribbean. Though it appeared contractual, the conditions were often exploitative and restrictive. तो क्या हुआ था, जब अबॉलिशन हुआ था स्लेवरी का इन 1839 में, तो ये सिस्टम जो था एक मेजर सोर्स था लेबर सप्लाई का इंडिया के थ्रू टू शुगर प्लांटेशंस इन कैरिबियन के जो शुगर प्लांटेशंस में इंडियन वर्कर्स जाते थे, तो वो एक मेजर सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई बन चुका था। तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल था बट यहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन और रिस्ट्रिक्शंस काफी थे। ठीक है,
After independence, India followed a protectionist economic model to safeguard domestic industries from foreign competition. However, in 1991, India adopted liberalization policies which involved removing trade restrictions, reducing government control, and opening the economy to global markets. तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था, इंडिया ने एक प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को चूज किया था टू सेफगार्ड देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन से बचाने के लिए अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेफगार्ड किया था थ्रू द प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल. तो 1991 में एक इंडिया ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी स्टार्ट करी थी जहां पे ये रिमूव करते थे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को, रिड्यूस करते थे गवर्नमेंट कंट्रोल और ओपनिंग द इकोनॉमी टू ग्लोबल मार्केट्स. ठीक है, तो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को एक हेल्दी वे में फॉलो करने की कोशिश करी थी. These reforms affected sectors like agriculture, industry, trade and finance. ठीक है, इन सबसे क्या हुआ था, इन रिफॉर्म्स की वजह से जो कुछ सेक्टर्स थे जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड फाइनेंस, वो काफी ज्यादा इफेक्ट हुए थे. India also took loans from the International Monetary Fund to stabilize its economy. Liberalization aimed to integrate India into the global economy and boost growth. तो सबको मैनेज करने के लिए इंडिया ने इंडियन मॉनेटरी फंड से लोन्स भी लिए थे ताकि अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके, और लिबरलाइजेशन का यही एम था कि इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर सके और ग्रोथ को बूस्ट कर सके. ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे जो डायमेंशंस थे हमारे ग्लोबलाइजेशन के. पहला तो है ट्रांसनेशनल कंपनीज, transnational corporations that are companies that operate in multiple countries by producing goods or offering services globally. Examples including Coca-Cola, General Motors and Mitsubishi. These corporations play a crucial role in globalization by bringing investment, technology and employment, but they may also dominate local markets and reduce opportunities for small domestic businesses. ठीक है, तो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस ऐसी कंपनीज हैं जो ऑपरेट करती हैं इन मल्टीपल कंट्रीज अपने गुड्स को प्रोड्यूस करके और सर्विसेज ग्लोबली ऑफर करके. तो दीज आर ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, जैसे कि इसमें कोका कोला आ गई है, जनरल मोटर्स और मित्सुबिशी आ गई है. ठीक है, तो इनका जो क्रूशियल रोल ये रहता है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे लेके आएंगे, बाय ब्रिंगिंग इन्वेस्टमेंट करके, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट करके. ठीक है, ये सारी चीजें करके मल्टीपल कंट्रीज में जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ऑफर कर सके. इनका ये एम होता है. बट ये डोमिनेट भी कर देते हैं लोकल मार्केट्स को और रिड्यूस करते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल डोमेस्टिक बिजनेसेस. अब क्या होता है, जो लोकल बिजनेसेस होते हैं उनको भी डोमिनेट कर देते हैं. अब जैसे कोका कोला कितनी फेमस कंपनी है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, लोगों को ट्रस्ट है उस कंपनी पे, तो वो लोग उसको चूज करेंगे रादर देन एनी लोकल और स्मॉल डोमेस्टिक बिजनेस, राइट. तो इनका ये साइड इफेक्ट होता है कि ये डोमिनेट कर देता है लोकल मार्केट को. ठीक है. Now, the electronic economy allows instant global financial transactions through digital platforms. Banks, corporations, and investors can transfer funds internationally within seconds. तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी क्या अलाउ करता है, इंस्टेंट ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अलाउ करता है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. मतलब ग्लोबली आप फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन कर सकते हो इंस्टेंटली थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. अब बैंक्स, कॉर्पोरेशंस और इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं फंड्स को इंटरनेशनली विद इन सेकेंड्स कर लेते हैं. द नॉलेज और वेटलेस इकोनॉमी फोकसेस ऑन इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स लाइक सॉफ्टवेयर, मीडिया एंड ऑनलाइन सर्विसेज रादर देन फिजिकल गुड्स. तो जो नॉलेज और वेटलेस इकोनॉमी है वो फोकस करता है इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, मीडिया और ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं रादर देन फिजिकल गुड्स. तो ये जो नॉलेज और वेटलेस इकोनॉमी है वो वेट या फिजिकल गुड्स पे फोकस ना करके सॉफ्टवेयर, मीडिया, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करता है और इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करता है. वैल्यू लाइज इन डिजाइन, मार्केटिंग एंड इनोवेशन रादर देन मैन्युफैक्चरिंग. तो उनकी वैल्यूज कहाँ फोकस करती हैं, डिजाइन पे, मार्केटिंग और इनोवेशन पे रादर देन मैन्युफैक्चर करने पे. This shift highlights the importance of skills and knowledge in modern economy. तो modern economy में ये काफी ज्यादा highlight हुआ था इसकी importance of skills की और knowledge की. ठीक है. Now, advancement in information technology have led to the globalization of financial markets. तो financial markets का जो globalization हुआ था वो advancement of IT sector के through हुआ था. Today, billions of dollars are traded globally within seconds through integrated financial systems. आज के टाइम पे billions of dollars जो होते हैं वो ग्लोबली ट्रेड किए जाते हैं विद इन सेकेंड्स. किसके थ्रू, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिस्टम्स के थ्रू. मार्केट्स ऑपरेट 24/7 मेकिंग फाइनेंस हाईली डायनेमिक बट ऑल्सो वॉलेटाइल, अफेक्टिंग इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली. तो इस सबसे क्या होता है, जो मार्केट होता है वो 24/7 ऑपरेट करता है ना. तो जो फाइनेंस होता है वो हाईली डायनेमिक हो जाता है बट वॉलेटाइल भी रहता है साथ में. तो जिससे क्या होता है, इकोनॉमीज जो होती है वो वर्ल्ड वाइड इफेक्ट होती है ऑलमोस्ट इंस्टेंटली. ठीक है.
Now, technological advancement have revolutionized global communications through mobile phones, internet, email, and television. People can connect worldwide instantly. तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या हुआ था, ग्लोबल कम्युनिकेशन भी रेवोल्यूशनाइज्ड हुई थी. किसके थ्रू? मोबाइल फोन्स हमारे, और इंटरनेट, ईमेल एंड टेलीविजन, इन सब के थ्रू जो है हमारी ग्लोबल कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है. पीपल कैन कनेक्ट वर्ल्ड वाइड इंस्टेंटली, ये भी हमें पता ही है. However, the digital divide exists where access to these technologies is unequal. Some individuals and regions have multiple communication tools, while others lack basic connectivity, leading to inequality. तो अब कुछ जगह पे तो काफी अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्म हो जाती है. मल्टीपल कम्युनिकेशन टूल्स अवेलेबल है कुछ जगहों पे, जिससे कम्युनिकेशन इज वेरी इजी. बट कुछ जगहों पे कनेक्टिविटी लैक करती है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आ जाती है इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. ठीक है. Now, globalization has reshaped labor patterns. Routine manufacturing jobs are increasingly outsourced to developed countries, third world cities, where labor is cheaper. तो ग्लोबलाइजेशन ने लेबर पैटर्न्स को भी रीशेप करा है. जो रूटीन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स होती हैं वो बहुत ज्यादा उनको रिमूव करा गया है डेवलपिंग कंट्रीज से, जहां लेबर चीपर होती है. ठीक है. कंपनीज लाइक नाइक शिफ्टेड production across countries like Japan, Thailand, Indonesia and India to reduce cost. तो जो नाइकी जैसी कंपनीज है उन्होंने जो प्रोडक्शन है अपना शिफ्ट कर दिया है जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इंडिया में, जिससे उनका कॉस्ट रिड्यूस हो, क्योंकि ट्रेडिंग करने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में काफी ज्यादा कॉस्ट लगता था. तो उन्होंने अपनी कंपनीज जो है उनको वहीं शिफ्ट कर दिया था उन कंट्रीज में ही. दिस रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट फ्रॉम फोर्डिज्म, centralized mass production, to post-Fordism, that is flexible decentralized production across multiple locations. तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रलाइज मास प्रोडक्शन की जगह उन्होंने क्या किया, पोस्ट फोर्डिज्म करा, जिसमें कि फ्लेक्सिबल डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन होती है मल्टीपल लोकेशंस में, मतलब सब अपनी अपनी कंट्रीज में खुद प्रोड्यूस करेंगे इस सामान को. ठीक है. The impact of globalization on employment is uneven. जो globalization का employment पे impact है वो काफी uneven है, जैसे हमने पढ़ा था पहले. Urban middle class youth have benefit from new opportunities in IT services and multinational companies. However, traditional sectors and unskilled workers often face job insecurities and displacement due to global competition. तो ग्लोबलाइजेशन का एम्प्लॉयमेंट में कैसे इफेक्ट पड़ा था? जो अर्बन मिडिल क्लास थे उनको तो काफी बेनिफिट हुआ था, क्योंकि उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिली थी आईटी में, सर्विसेज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में. बट जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे, जो अनस्किल्ड वर्कर्स थे, उन्होंने जॉब्स इनसिक्योरिटी फेस करी थी, डिस्प्लेसमेंट फेस करा था. क्यों? क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन बढ़ गया था, जैसे हमने वो बिहार वाला एग्जांपल पढ़ा था. तो यहाँ पे क्या था, ग्लोबल कंपटीशन आ गया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट लूज हो रही है, लाइवलीहुड लूज हो रहा था. ठीक है. Globalization have influenced political systems globally. Political systems को भी globally उन्होंने influence करा था. The collapse of socialist regimes accelerated global integrations. Regional organizations like the European Union, ASEAN, SAARC and SAFTA promoted political and economic cooperations. Additionally, international government organization IGOs and international non-government organization INGOs like Greenpeace, Red Cross and Amnesty International play a key role in addressing global issues independently of governments. तो ग्लोबलाइजेशन ने पॉलिटिकल सिस्टम्स को भी ग्लोबली इन्फ्लुएंस करा था. ठीक है. कोलैप्स हो गया था सोशल रिजाइम्स का, जिससे ग्लोबल इंटीग्रेशन जो है एक्सेलरेट हो गया था. कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे यहाँ पे दिए गए इंटरनेशनल यूरोपियन यूनियन, और इन सब इनकी वजह से क्या होता, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ा था. ठीक है. एडिशनली जो आईजीओ और आईएनजीओ थे, जैसे कि ग्रीन पीस, रेड क्रॉस एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन्होंने की रोल प्ले किया था इन एड्रेसिंग द ग्लोबल इश्यूज. जो भी ग्लोबल इश्यूज थे उनको एड्रेस करा था गवर्नमेंट्स की तरफ इंडिपेंडेंटली. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू कल्चरल एक्सचेंज एंड मिक्स ऑफ ग्लोबल एंड लोकल ट्रेडिशंस. अब कल्चर और ट्रेड और लोकल ट्रेडिशंस का भी एक्सचेंज काफी हुआ था ग्लोबलाइजेशन की वजह से. दिस प्रोसेस इज ग्लोबलाइजेशन. इस प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. वेयर ग्लोबल प्रोडक्ट्स अडेप्ट टू लोकल कल्चर्स. जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं वो अडेप्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स लोकल कल्चर्स. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, मैकडॉनल्ड्स इन इंडिया सर्व्स वेजिटेरियन ऑप्शंस एंड मॉडिफाइज इट्स मेन्यू ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक नवरात्रि. Similarly, international TV channels use regional languages to appeal to local audience. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, जैसे मैकडॉनल्ड्स जो होता है इंडिया में वो वेजिटेरियन सर्व करता है, बट रादर बाहर की कंट्रीज में मैकडॉनल्ड्स सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ही सर्व करता है यूजुअली. ठीक है. और वो अपने मेन्यू को भी मॉडिफाई कर देते हैं कुछ फेस्टिवल्स के टाइम पे, जैसे नवरात्रि, होली या दिवाली होती है, उसके टाइम पे भी अपने मेन्यू को मॉडिफाई कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कल्चरल प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं, लोकल ट्रेडिशंस को भी अडैप्ट करा जा रहा है ग्लोबल प्रोडक्ट्स के थ्रू. ऐसे इंटरनेशनल टीवी चैनल्स भी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को भी यूज करते हैं, जिससे लोकल ऑडियंस को वो अपील कर सके. ठीक है.
Now, globalization challenges rigid cultural identities that often justify discrimination against women. Traditional practices such as exclusion from education or public participation are increasingly questioned. However, sometimes culture is used to defend such inequalities, making gender equality an ongoing issue. तो ग्लोबलाइजेशन ने रिजिड कल्चरल आइडेंटिटीज को भी चैलेंज करा था, जिससे कि जस्टिफाई करा गया था डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. विमेन का डिस्क्रिमिनेशन को भी काफी ज्यादा फोकस करा गया था ग्लोबलाइजेशन के थ्रू. जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती थी जैसे एक्सक्लूजन फ्रॉम एजुकेशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन जो थे, वो सब जो प्रैक्टिसेस होती थी उनको क्वेश्चन करा था ग्लोबलाइजेशन ने. ठीक है. समटाइम्स कल्चर इज यूज टू डिफेंड सच इनइक्वालिटीज. कल्चर के थ्रू हम इन इनइक्वालिटीज को डिफेंड कर देते हैं. तो इससे क्या हो रहा था, जेंडर इक्वालिटी एक ऑनगोइंग इशू बन गया था, जिसको ग्लोबलाइजेशन ने एड्रेस करा था, क्वेश्चन करा था. ठीक है. तो फॉर रिजिड कल्चरल आइडेंटिटीज उसको चैलेंज करा था ग्लोबलाइजेशन ने. Globalization promotes a culture of consumption where lifestyle choices are influenced by media, advertising, and urban development. Shopping malls, multiplexes, and entertainment hubs have grown rapidly in cities. Corporate culture, on the other hand, focuses on creating organizational values and practices that enhance productivity and competitiveness within firms. तो ग्लोबलाइजेशन ने कल्चर ऑफ कंजम्पशन को भी प्रमोट करा था, जहां पे जो लाइफस्टाइल चॉइसेस थे वो मीडिया से इन्फ्लुएंस होते थे, एडवर्टाइजिंग और अर्बन डेवलपमेंट से भी इन्फ्लुएंस होते थे. जैसे आप देखते हो आज के टाइम पे मीडिया, एडवर्टाइजिंग और अर्बन डेवलपमेंट से भी काफी ज्यादा हमारा लाइफस्टाइल जो है इन्फ्लुएंस होता है. अब जो शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, एंटरटेनमेंट हब्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा रैपिडली ग्रो करने लग गए थे सिटीज में. जो कॉर्पोरेट कल्चर था वो फोकस करने लग गया था ऑन क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी. तो ये सारी चीजें भी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आने लग गई थी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, कि हम ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज को क्रिएट करें, प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करने के लिए भी प्रैक्टिसेस हुई थी फर्म में फॉलो. तो इन सबको भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट करा था ग्लोबलाइजेशन ने. Globalization and modern development have negatively impacted traditional crafts and occupations. Local artisans struggle to compete with machine-made goods, leading to decline in traditional industries like handloom weaving. Instances like weavers' suicide in Andhra Pradesh highlight the crisis. Additionally, attempts by multinational companies to patent traditional knowledge like turmeric and basmati rice emphasize the need to protect indigenous knowledge systems. तो ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्न डेवलपमेंट ने नेगेटिवली इम्पैक्ट करा था किसको? ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और ऑक्यूपेशन को. क्यों? क्योंकि जो मशीन मेड गुड्स थे उन्होंने जो है ओवर पावर कर लिया था लोकल आर्टिसंस को, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करते थे और उनका डिक्लाइन होने लग गया था. ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होने लग गया था, जैसे हैंडलूम वीविंग था. ठीक है. तो इस सबसे क्या हुआ था, वीवर्स का सुसाइड बढ़ गया था. जैसे आंध्र प्रदेश में ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था ये वाला केस, जब वीवर्स सुसाइड करने लग गए थे. तो इससे क्राइसिस होने लग गई थी. अब कुछ अटेम्प्ट्स थे मल्टीनेशनल कंपनीज ने किए थे, जिससे कि ट्रेडिशनल नॉलेज जो है पेटेंट रही, जैसे टर्मरिक और बासमती राइस की. इससे क्या हुआ था, एक नीड टू प्रोटेक्ट इंडिजिनस नॉलेज का एम्फेसिस हुआ था. ठीक है. कि हमें जो अपनी नॉलेज सिस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनको प्रोटेक्ट करना होगा, उनको मशीन मेड गुड्स से ओवरपावर्ड नहीं होने देंगे. ठीक है. तो ये कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज ने एक पेटेंट फॉलो करा था. Now, mass media refers to communication channels that reach a large audience such as newspaper, television, radio, films, and internet. It requires formal organization and is influenced by economic, political, and social context. The relationship between media and society is dynamic as both shape each other. तो मास मीडिया क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल होता है जो एक लार्ज ऑडियंस पे रीच करता है. किसके थ्रू? जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं, टेलीविजन होते हैं, रेडियो, फिल्म्स और इंटरनेट होता है. इन सब के थ्रू क्या होता है? मास मीडिया होता है. कम्युनिकेशन चैनल फॉर्म होता है टुवर्ड्स अ लार्ज पॉपुलेशन. अब ये रिक्वायर करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इन्फ्लुएंस किया जाता है किससे? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट से. हम मास मीडिया में क्या क्या चीजें देखते हैं? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, सोशल कंटेक्स्ट के बारे में, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के बारे में हमें मास मीडिया के थ्रू नॉलेज मिलती है, जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो, फिल्म्स, इन सब के थ्रू. अब जो मीडिया और सोसाइटी का रिलेशनशिप है वो काफी डायनेमिक होता है और दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा शेप करते हैं. Mass media played a crucial role in India's freedom struggle. Nationalist newspapers like Kesari, Mathrubhumi, and Amrita Bazar Patrika spread anti-colonial sentiments and mobilized public opinion. The British government imposed censorship, especially during events like the Albert Bill agitation 1883, but media continued to support the nationalist cause. तो मास मीडिया ने क्रूशल रोल प्ले किया था इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर. कुछ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे जैसे केसरी, मातृभूमि एंड अमृता बाजार पत्रिका. इन सब में क्या होता है? एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स और मोबिलाइज किया गया था पब्लिक ओपिनियन को.
ठीक है। तो इन लोगों ने काफी ज्यादा जो फ्रीडम स्ट्रगल से उनको ज्यादा अवेयरनेस फैलाई थी लोगों के बीच में। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सेंसरशिप इम्पोज कर दी थी, तो इसके टाइम ड्यूरिंग स्पेशली ड्यूरिंग द एल्बर्ट बिल एजिटेशन जो 1883 में हुआ था, बट मीडिया ने फिर भी अपने नेशनलिस्ट कॉज को सपोर्ट करने का कंटिन्यू रखा था। ठीक है। Now, modern mass media began with the invention of the printing press by Johann Gutenberg in 1440. It revolutionized communication, allowing newspapers to reach large audiences. This contributed to the development of nationalism by creating a shared identity among people. तो जो modern mass media था उसका invention कहाँ से हुआ था? began with the invention of printing press. Printing press से हुआ था, जो कि जॉन गुटनबर्ग ने 1414 में करी थी। ठीक है। इससे क्या हुआ था? कम्युनिकेशन रेवोल्यूशनाइज हुई थी और अलाउ किया था न्यूज़पेपर्स को टू रीच लार्जर ऑडियंस। ठीक है, कि न्यूज़पेपर की वो बढ़ गई थी, इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी कि वो लार्ज ऑडियंस को रीच कर सके। इससे क्या हुआ था? डेवलपमेंट हुआ था नेशनलिज्म का बाय क्रिएटिंग अ शेयर्ड आइडेंटिटी अमंग पीपल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है। Now, after independence, media was expected to promote national development, spread awareness, and fight social evils like untouchability and child marriage. It served as a platform for public opinion and grievance while promoting scientific thinking and unity. तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था? मीडिया से एक्सपेक्ट करा गया था कि वो नेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करे, अवेयरनेस स्प्रेड करे और फाइट करे सोशल इविल्स को, जो कि अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज जो पहले के टाइम पे फॉलो करे जाती थी ये चीजें, उन सबको फाइट बैक करे। तो थ्रू मास मीडिया एक प्लेटफॉर्म दिया गया था लोगों को एक पब्लिक ओपिनियन देने का, एक ग्रेवियंस देने का, साथ ही साथ प्रमोट करने का साइंटिफिक थिंकिंग और यूनिटी ऑल्सो। ठीक है। Now, radio initially had limited reach but expanded with the transistor revolution. All India Radio Air played a major role in spreading information and entertainment. Television started in 1959 and expanded through Doordarshan. The introduction of color TV during the 1982 Asian Games marked a turning point. Later, private channels and satellite TV led to rapid growth in media consumption. तो रेडियो का भी काफी जो इनिशियली है काफी लिमिटेड रीच रहा था, बट धीरे धीरे वो एक्सपैंड करने लग गया था विद द ट्रांजिस्टर रेवोल्यूशन। ठीक है। सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो ने काफी मेजर रोल प्ले किया था इन स्प्रेडिंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। फिर उसके बाद टेलीविजन स्टार्ट हुआ था 1959 में। उससे क्या हुआ था? मेजरली वो एक्सपैंड हुआ था दूरदर्शन के साथ। अब फिर कलर टीवी भी आने लग गए थे, इनका इंट्रोडक्शन भी हुआ था 1982 एशियन गेम्स के बाद से। ठीक है, जिसकी वजह से एक टर्निंग पॉइंट हुआ था, लोग ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे थे टेलीविजन की तरफ। ठीक है। फिर धीरे धीरे प्राइवेट चैनल्स और सैटेलाइट टीवी भी आने लगे थे, जिनसे रैपिड ग्रोथ हुआ था मीडिया कंजम्पशन का। लोग ज्यादा ट्रस्ट करने लग गए थे मीडिया, मास मीडिया, इन सब चीजों पे। Now, globalization boosted print media, especially regional language newspapers, due to rising literacy and urban माइग्रेशन। तो ग्लोबलाइजेशन ने प्रिंट मीडिया को भी बूस्ट करा काफी ज्यादा। ठीक है, क्योंकि वो रीजनल स्पेशली रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स को, जो भी रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स होते थे, इससे क्या हुआ था? राइजिंग लिटरेसी और अर्बन माइग्रेशन की वजह से newspapers adopted new technologies, marketing strategies, and affordable pricing to compete with electronic media. Supplements, advertisements, and localized content increased readership. तो न्यूज़पेपर ने धीरे धीरे न्यू टेक्नोलॉजीज को भी अडॉप्ट करा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को भी अडॉप्ट करा, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मार्केटिंग को फॉलो करा, अफोर्डेबल प्राइसिंग करी, जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से compete कर सके। ठीक है। मतलब न्यूज़पेपर काफी ट्रेडिशनल वे था फॉर स्प्रेडिंग नॉलेज, बट स्टिल इट यूज टू compete with the electronic media as well. कुछ सप्लीमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स और लोकलाइज कंटेंट भी था, जिनकी वजह से रीडरशिप जो थी वो कंटिन्यू करी गई थी। ठीक है। Now, post 1991, media experienced rapid expansion. Satellite TV channels, FM radio, and digital media grew significantly. Foreign media companies entered India, offering diverse content in regional languages. Media now operates 24/7 and plays a major role in shaping public opinion and entertainment. तो 1991 के बाद क्या हुआ था? मीडिया ने रैपिड एक्सपेंशन जो है एक्सपीरियंस करी थी, बहुत ज्यादा रैपिडली एक्सपैंड करने लग गई थी मीडिया। जैसे कि सैटेलाइट टीवी चैनल्स, एफएम रेडियो, डिजिटल मीडिया जो थे वो धीरे धीरे ग्रो करने लगे थे। अब फॉरेन मीडिया ने भी एंटर कर लिया था इंडिया को, फॉरेन मीडिया कंपनी ने भी, जिससे डाइवर्स कंटेंट आने लग गया था इन आर रीजनल लैंग्वेज ओनली, हिंदी और इंग्लिश में, या फिर और भी जो डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। ठीक है। मीडिया 24/7 ऑपरेट करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है इन शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन एंड एंटरटेनमेंट। मतलब वो बहुत ही डाइवर्स फॉर्म है, जिससे सबको मौका मिलता है अपना ओपिनियन देने का, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने का। तो मीडिया का काफी ज्यादा मेजर रोल रहा है। Mass media connect rural and urban areas by exposing rural population to urban lifestyles and opportunities. It creates new aspirations and encourages economic activities beyond agriculture. Increased awareness leads to change in occupation patterns, migration, and consumption behavior.
तो मास मीडिया ने क्या किया था, रूरल और अर्बन एरियाज को भी कनेक्ट करा था बाय एक्सपोजिंग रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन लाइफस्टाइल एंड अपॉर्चुनिटीज। अर्बन लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटीज में रूरल पॉपुलेशन को एक्सपोज करा था, जिससे रूरल और अर्बन एरियाज कनेक्ट हुए थे। न्यू एस्पिरेशंस को क्रिएट करा गया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इनकरेज करा था बियॉन्ड एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के बाहर भी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। अवेयरनेस को इंक्रीज करा गया था बाय चेंजेस इन ऑक्यूपेशन पैटर्न्स, माइग्रेशन को अलाउ किया था, कंजम्पशन बिहेवियर, ये सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करा था, जिससे रूरल और अर्बन एरियाज काफी हद तक कनेक्ट हुए थे। ठीक है, विद दैट वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स एंड बेसिकली 1 यूनिट, एंड नाउ वील बी डूइंग ऑल द MCQs. ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, globalization creates equal opportunities for all sections of society. It integrates markets and economies across countries. तो देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझ भी गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। तो ये सब हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी थी हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि सबको बेनिफिट नहीं मिला था, राइट। बट इसने इंटीग्रेशन जरूर करा था मार्केट और इकोनॉमीज के बीच में अक्रॉस कंट्री, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. Now, a group of artisans in a village lost their livelihood after machine-made goods flooded in the market at lower prices. This situation best represents. अब एक ग्रुप ऑफ आर्टिसंस थे एक विलेज में जिनका लाइवलीहुड लूज हो गया था मशीन मेड प्रोडक्ट्स की वजह से, जो कि एक लोअर प्राइसेस पे आने लग गए थे मार्केट में। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, थ्रेट टू इंडिजिनस क्राफ्ट्स या फिर डिजिटल डिवाइड। तो देखो मशीन ग्रोथ्स की वजह से क्या होता है, लोकल आर्टिसंस अफेक्ट हुए थे, तो दैट इज अ इंडिजिनस क्राफ्ट थ्रेट, राइट। दैट इज अ थ्रेट टू इंडिजिनस क्राफ्ट्स, राइट. Indentured labor replaced slavery in many colonies. Workers voluntarily migrated for better wages and freedom. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेंड्योर्ड लेबर स्लेवरी का रिप्लेसमेंट था, वी नो दैट, बट वॉलंटरी जो वॉलंटरी फ्रीडम वो नहीं थी, बिकॉज एक्चुअली उनको एक्सप्लॉइट करा गया था, उनको बेटर वेजेस और फ्रीडम नहीं मिले थे। इंटेंड्योर्ड लेबर ने स्लेवरी को रिप्लेस कर दिया था बहुत ज्यादा कॉलोनीज में, बट सबको नहीं बेटर वेजेस या फ्रीडम मिलती थी, बट एक्चुअल में उनको एक्सप्लॉइट करा जाता था, उनकी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहती थी। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, द असर्शन इज ट्रू, बट द रीजन इज फॉल्स. A multinational company adapts its menu to suit local taste in India by offering vegetarian products during festivals. This is an example of. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी है जिन्होंने अपना मेन्यू को अडेप्ट कर लिया टू लोकल टेस्ट, ठीक है, उनको सूट करने के लिए अपना मेन्यू को अडेप्ट कर लिया इन इंडिया, ठीक है, बाय ऑफरिंग वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, ठीक है, वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स ही ऑफर कर रहे हो फेस्टिवल्स के टाइम पे। तो किस चीज का एग्जाम्पल है, कल्चरल इम्पेरिज्म, ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल रेजिस्टेंस या एथनोसेंट्रिसिज्म। तो देखो अगर आपको याद हो, जब हम लोकल और ग्लोबल को मिक्स करते हैं तो वो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, जिसके हमने मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल पढ़ा था, तो दैट इज अ ग्लोबलाइजेशन. Liberalization reduces government control over the economy. It aims to integrate domestic markets with global markets. तो देखो लिबरलाइजेशन ने कंट्रोल कम कर दिया था, ग्लोबल इंटीग्रेशन को बढ़ा दिया था, तो दैट इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए. Which of the following best represents a weightless economy? इनमें से कौन weightless economy को सबसे अच्छे तरीके से represent कर रहा है? Steel production, software services, agriculture या mining? तो देखो weightless economy क्या था, जब physical goods नहीं है बल्कि इंटरनेट बेस्ड या इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करा जा रहा है या फिर प्रोड्यूस करा जा रहा है. तो इनमें से कौन है, इनमें से सॉफ्टवेयर सर्विसेज ऐसी हैं जो इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ना कि फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, राइट. A company shifts its production units from the USA to India and then to Vietnam to reduce cost. This reflects. एक कंपनी ने शिफ्ट कर अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को यूएसए से इंडिया की तरफ और फिर वियतनाम में कर दिया, जिससे उनका कॉस्ट रिड्यूस हो. तो ये कौन सी टर्म है, हमने कौन सी टर्म पढ़ी थी, कब होता है ऐसा, फोर्डिज्म, पोस्ट फोर्डिज्म, प्रोटेक्शनिज्म या फिर नेशनलाइजेशन. तो देखो जब आपको याद हो, फोर्डिज्म से पोस्ट फोर्डिज्म की तरफ गए थे ना, जब प्रोडक्शन शिफ्ट हो गया था, है ना. फोर्डिज्म तो फिक्स फैक्ट्रीज थी, बट पोस्ट फोर्डिज्म क्या थी, फ्लेक्सिबल शिफ्टिंग थी, राइट. दैट इज पोस्ट फोर्डिज्म. A digital divide refers to unequal access to technology. All people have equal access to internet facilities today. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजिटल डिवाइड से इनइक्वालिटी आई थी, दैट इज ट्रू, बट सबको क्या बोलते हैं, सबको इंटरनेट फैसिलिटीज मिली थी, ठीक है, ये तो क्या नाम है, ये तो ट्रू नहीं है.
तो दैट मीन्स ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डिजिटल डिवाइड से अनइक्वल एक्सेस तो आया था टेक्नोलॉजी का, बट सबको इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं मिली थी ना। जब इनइक्वालिटी तो कैसे मिल जाएगी? तो दैट मीन्स ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एन INGO? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से ING नहीं है? ग्रीन पीस, रेड क्रॉस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस। तो देखो यूनाइटेड नेशंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएन जो है वो IGO है, ना कि INGO है। ठीक है। A news channel broadcasts in multiple regional languages to expand its reach. This reflects. एक न्यूज चैनल जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस में, जिससे उसकी रीच बढ़े। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? लोकलाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन, कल्चरल लैग या फिर एथनिक डाइवर्सिटी? तो दिस इज ग्लोकलाइजेशन। क्यों? क्योंकि उन्होंने अडेप्ट करा ना, उन्होंने ब्रॉडकास्ट करा मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस से, जिससे उनका एक्सपैंड हो, है ना। तो रीजनल लैंग्वेजेस को यूज करना ग्लोबल चैनल, दैट इज ग्लोकलाइजेशन, राइट। A Silk Route was an early example of globalization. It connected India with other ancient civilizations. ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिल्क रूट से क्या हुआ था? अर्ली ग्लोबलाइजेशन हो गई थी। अर्ली ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल ही तो था सिल्क रूट। जैसे हमने पढ़ा था इंडिया जो है वो काफी पहले से कनेक्टेड थी थ्रू सिल्क रूट्स, है ना। और इससे क्या होता है? इंडिया जो है अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन से भी कनेक्टेड रही थी। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। Which of the following is an example of transnational cooperation? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ट्रांसनेशनल कॉपरेशन का? लोकल किराना स्टोर, कोको कोला, पंचायत ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी? इनमें से कौन सा है? इनमें से कोको कोला है। कि हमने पढ़ा है ना, कोको कोला एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि काफी ज्यादा अक्रॉस कंट्रीज फैली हुई है ना। After 1991, India reduced trade barriers and allowed foreign investments. This policy is known as 1991 के बाद इंडिया ने अपने ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करा था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ कर दिया था। इस पॉलिसी को क्या कहा गया था? ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो अगर आप लोग को याद हो 1991 में कौन से रिफॉर्म्स हुए थे? लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स हुए थे। ठीक है, जिससे ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस हुए थे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया गया था। Post-Fordism involves decentralized production. It allows flexibility in production localization. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसेंट्रलाइज्ड और फ्लेक्सिबल होता है पोस्ट फोर्डिज्म, ये हमने पढ़ा ही है। ठीक है, तो उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया तो प्रोडक्शन को, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी थी प्रोडक्ट लोकेशन में। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, है ना। Which of the following best explains electronic economy? इन सब में से कौन जो है वो सबसे बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी को? Manual banking transactions, instant global fund transfers, agricultural trade या फिर local barter system? तो देखो यहाँ पे इंस्टेंट ग्लोबल फंड ट्रांसफर हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी ने यही तो प्रमोट करा था कि क्लिक से ही एक मनी ट्रांसफर हो जाएगा। दैट इज द इंस्टेंट ग्लोबल ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी। A village youth starts working remotely for an international IT firm. This reflects. एक विलेज यूथ जो था, एक विलेज का लड़का, उसने रिमोटली वर्क करना स्टार्ट कर दिया एक इंटरनेशनल आईटी फर्म के लिए। तो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? डिजिटल डिवाइड, ग्लोबलाइजेशन ऑफ लेबर, ट्रेडिशनल इकोनॉमी या फिर कल्चरल लैग? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है लेबर का, बिकॉज वो ग्लोबली काम कर रहा है एज अ लेबर। ठीक है, रिमोट आईटी जॉब कर रहा है ना। ठीक है। Globalization always benefits rural population. It creates employment opportunities in IT sector. तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी वेरी फॉल्स, है ना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने तो बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं करा था रूरल पॉपुलेशन को, हम जानते हैं। बट इसने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा दी थी आईटी सेक्टर में, ये हम जानते हैं, है ना। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स कल्चर ऑफ कंजम्पशन? इनमें से कौन सा कल्चर ऑफ कंजम्पशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है? सेविंग मनी, स्पेंडिंग ऑन ब्रांड्स एंड लाइफस्टाइल, प्रोड्यूसिंग गुड्स या फिर प्रैक्टिसिंग ट्रेडिशंस? देखो जब आपको याद हो कंजम्पशन कल्चर या कल्चर ऑफ कंजम्पशन क्या है? जब ब्रांड्स और लाइफस्टाइल के बेसिस पे स्पेंडिंग हो रही है ना। तो कंजम्पशन कल्चर हो रहा है यहाँ फॉलो। A government restricts foreign companies to protect domestic industries. This reflects. एक गवर्नमेंट जो है अपनी फॉरेन कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट कर रही है ताकि उनकी खुद की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो प्रोटेक्ट हो पाए। इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? लिबरलाइजेशन, प्रोटेक्शनिज्म, ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन? क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है, बिकॉज फॉरेन का रिस्ट्रिक्शन हो रहा है ना, ताकि अपनी जो खुद की इंडस्ट्रीज है वो प्रोटेक्ट हो पाए।
मास मीडिया शेप्स पब्लिक ओपिनियन, इट रीचेज अ लार्ज ऑडियंस साइमल्टेनियसली। तो ये हम सब जानते हैं कि ओपिनियन शेपिंग होती है यहाँ पे, है ना, मास मीडिया से लार्ज ऑडियंस तक भी पहुंच जाती है बात, और पब्लिक ओपिनियन भी शेप होता है ना। विच इन्वेंशन लेड टू मॉडर्न मास मीडिया, कौन सी इन्वेंशन से मॉडर्न मास मीडिया का लीड हुआ था? स्टीम इंजन, प्रिंटिंग प्रेस, इंटरनेट या फिर रेडियो? किससे हुआ था ये आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा भी अभी जस्ट। प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था ना मॉडर्न मास मीडिया का इन्वेंशन जो लीड हुआ था। During British rule, newspapers were censored for supporting independence. This shows British rule के टाइम पे जो newspapers थे वो censored हुए थे for supporting independence. ये क्या शो कर रहा है? मीडिया फ्रीडम, कॉलोनियल रिप्रेशन, लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन? क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सेंसरशिप हुई थी ना, तो ये कॉलोनियल रिप्रेशन है, बिकॉज दे ट्राई टू रिप्रेस अस, है ना। Nationalist press supported freedom struggle. It spreads anti-colonial ideas among people. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब नेशनलिस्ट प्रेस जो थे वो सपोर्ट करते थे फ्रीडम स्ट्रगल को और एंटी कॉलोनियल आइडियाज भी स्प्रेड करते थे अमंग पीपल, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। Which medium initially had a limited reach but expanded with the transistor revolution? इसका आंसर तो आप लोग ही मुझे बताओगे कि कौन सी मीडियम में ऐसा हुआ था कि उसकी स्टार्टिंग में तो बहुत ही लिमिटेड रीच थी, बट जब ट्रांजिस्टर रेवोल्यूशन के साथ वो एक्सपैंड करने लग गया था। टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट या न्यूज़पेपर्स? किसका एक्सपेंशन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से मुझे बताइए। A TV show encourages discussion on social issues and public debates. This reflects, एक टीवी जो है वो डिस्कशंस को इनकरेज करता है ऑन सोशल इश्यूज एंड पब्लिक डिबेट्स, तो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? इंटरटेनमेंट फंक्शन, पॉलिटिकल रोल ऑफ मीडिया, कल्चरल लैग या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म? क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे डिबेट शो करी गई, तो दैट इज अ पॉलिटिकल रोल ऑफ मीडिया, वो अपना पॉलिटिकल रोल निभा रहा है मीडिया, है ना। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू यूनिफॉर्म कल्चर वर्ल्ड वाइड, लोकल कल्चर अडैप्ट ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन से यूनिफॉर्म कल्चर वर्ल्ड वाइड लीड हुआ था, ठीक है, और लोकल कल्चर्स जो थे उन्होंने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को भी अडॉप्ट करा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीटली ट्रू नहीं है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन से यूनिफॉर्म कल्चर नहीं हुआ था, ये हम जानते हैं, बट हाँ ये जरूर हुआ था कि लोकल कल्चर्स ने ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को अडॉप्ट करा था, है ना। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। Which is an example of globalization of finance? इनमें से कौन सा ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंस का एग्जाम्पल है? लोकल मनी लेंडिंग, ऑनलाइन स्टॉक मार्केटिंग, बार्टर एक्सचेंज या एग्रीकल्चर सब्सिडी? क्या है इनमें से? ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज ऑनलाइन ट्रेडिंग और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंस ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। A regional newspaper increases circulation by adding local language content. This shows एक रीजनल न्यूज़पेपर ने अपनी सर्कुलेशन कैसे इंक्रीज करी? लोकल लैंग्वेज के कंटेंट को ऐड करके। तो व्हाट इज दिस? ग्लोबलाइजेशन, लोकलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन? क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे लोकल कंटेंट को ऐड करा है ना, तो दैट इज लोकलाइजेशन, ठीक है। Corporate culture improves productivity. It builds shared values within an organization. ठीक है, तो कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है? जहाँ पे शेयर्ड वैल्यूज होती है। कॉर्पोरेट कल्चर से प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हुई थी, हमने पढ़ा था, ठीक है। इसने शेयर्ड वैल्यूज भी बिल्ड किए थे फॉर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट मींस बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। विच इज एन एग्जांपल ऑफ INGO? इनमें से कौन सा एग्जांपल है INGO का? WHO, एमनेस्टी इंटरनेशनल, IMF या वर्ल्ड बैंक? तो इनमें इसका आंसर मुझे आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, A rural population starts adopting urban lifestyle after watching TV. एक रूरल पॉपुलेशन ने क्या करा? अर्बन लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने लग गए थे टीवी देखने के बाद। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? कल्चर आइसोलेशन, मीडिया इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन या सोशल रेजिस्टेंस? क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मीडिया का इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, बिकॉज टीवी को देखने के बाद, टीवी में देखने के बाद अर्बन लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करा रूरल पॉपुलेशन ने, राइट। ग्लोबलाइजेशन हैज अनइवन इफेक्ट्स, इट बेनिफिट्स ऑल इक्वली। तो देखो आपको पता है अनइवन इफेक्ट्स तो थे ग्लोबलाइजेशन के, बट क्या उसने सबको बेनिफिट करा था? इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, विच टर्म रेफर्स टू ब्लेंडिंग ग्लोबल एंड लोकल कल्चर? कौन सी टर्म था जिसमें ग्लोबल और लोकल कल्चर दोनों को ब्लेंड किया गया था? इसका आंसर भी बहुत ईजी है, कल्चर डिफ्यूजन, लोकलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन या संस्कृताइजेशन? कौन सा है मुझे जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 33, Traditionally, weavers lose job due to machine production. This is
जब वीवर्स जॉब्स लूज करने लग गए थे मशीन प्रोडक्शन की वजह से, तो ये क्या हो रहा है? टेक्निकल प्रोग्रेस ओनली, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कल्चर प्रिजर्वेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये इम्पैक्ट है ना ग्लोबलाइजेशन का, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। Liberalization began in India in 1991. It aimed at economic reform and global integration. तो देखो दोनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं, बिकॉज 1991 रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, ग्लोबल इंटीग्रेशन की बात करी गई थी ना, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। विच सेक्टर बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन? तो इसका आंसर बहुत इजी है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से सेक्टर का बेनिफिट हुआ था ग्लोबलाइजेशन से? आईटी सेक्टर, हैंडलूम, एग्रीकल्चर या कॉटेज इंडस्ट्रीज? जल्दी से बताइए। A company operates in multiple countries with production units globally. This is, एक कंपनी जो है वो मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है उनके खुद की प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, मतलब ग्लोबली उनके प्रोडक्शन यूनिट्स भी है। तो क्या है? लोकल फर्म है, टीएनसी है, एनजीओ है, या फिर कोऑपरेटिव है? इसका आंसर होगा टीएनसी, दैट इज मल्टी कंट्री कंपनी। ठीक है। मास मीडिया इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इट रिक्वायर्स स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। मास मीडिया एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है और उसके अंदर एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे से, है ना। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? हमें ये तो पता है कि स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये तो हमें पता है, बट क्या वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है? बिल्कुल नहीं। एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है जहाँ पे एक पब्लिक ओपिनियन मिल रहा है ना सबको, एक लार्जर ऑडियंस से हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। Here A is false but R is true. Which medium helped spread nationalism in India? कौन से मीडियम ने सबसे ज्यादा स्प्रेड किया था नेशनलिज्म इन इंडिया को? रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन या इंटरनेट? किसने किया था सबसे ज्यादा स्प्रेड? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 39। An FM radio station owned by a private company broadcast entertainment content. This reflects, एक FM रेडियो स्टेशन जो था वो ओन करता था, ओन किया जाता था एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू, जो कि ब्रॉडकास्ट करते थे एंटरटेनमेंट कंटेंट को। इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? स्टेट कंट्रोल, प्राइवेटाइजेशन ऑफ मीडिया, नेशनलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे प्राइवेट एफएम है ना, अपना प्राइवेट कंपनी का अपना खुद का एफएम है ना, वो ही अपना एंटरटेनमेंट कंटेंट को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो दैट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ मीडिया। ठीक है। ग्लोबल कम्युनिकेशन हैज इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट इनेबल्स इंस्टेंट कम्युनिकेशन। तो देखो हम जानते हैं ग्लोबल कम्युनिकेशन से कनेक्टिविटी बढ़ गई थी, है ना, और टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट है, इन सब से क्या होता है? इंस्टेंट कम्युनिकेशन भी बढ़ गई थी, है ना। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। विच इज नॉट मास मीडिया? इन सब में से कौन मास मीडिया नहीं है? न्यूज़पेपर, टेलीविजन, फेस टू फेस टॉक या रेडियो? बहुत इजी आंसर है इसका, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 42। A company patents traditional Indian knowledge like turmeric. This highlights, एक कंपनी ने पेटेंट किया ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज को, लाइक टर्मरिक की नॉलेज को पेटेंट करके रखा। ठीक है। तो ये क्या है? कल्चरल डिफ्यूजन, थ्रेट टू इंडिजिनस नॉलेज, इकोनॉमिक ग्रोथ या ग्लोबल यूनिटी? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे थ्रेट टू इंडिजिनस नॉलेज है। ठीक है। क्योंकि उस थ्रेट की वजह से क्या था? पेटेंट करा गया ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज को, जैसे कि टर्मरिक की थी। ठीक है। या फिर बासमती राइस की जो हमने पढ़ी थी पहले। Media promotes national development post independence. It spreads awareness about social issues. ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मीडिया ने क्या किया था? नेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करा था आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट वी हैव स्टडीड, और इसने अवेयरनेस भी स्प्रेड करी थी सोशल इश्यूज के बारे में। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, है ना। Which organization promotes regional cooperation in South Asia? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट कर रही है साउथ एशिया में? EU, एशियन, सार्क या फिर NATO? कौन सी है इनमें से? इनमें से है सार्क। ठीक है। ये सॉरी सी, सार्क। ठीक है। अर्बन यूथ गेट्स जॉब इन मल्टीनेशनल आईटी कंपनीज। दिस शोज, अर्बन यूथ जो है उनको जॉब मिल गई है मल्टीनेशनल आईटी कंपनीज में मिल जाती है। ठीक है। तो क्या शो कर रहा है? रूरल डेवलपमेंट, अनइवन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल लैग या फिर इकोनॉमिक डिक्लाइन? क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे अर्बन जॉब्स मिल रही है ना, अर्बन लोगों को ही जॉब्स मिल रही है, दैट इज एन अनइवन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि अर्बन लोगों को ही जॉब्स मिल रही है मल्टीनेशनल आईटी कंपनीज में, है ना। टेलीविजन एक्सपैंडेड रैपिडली आफ्टर 1991, प्राइवेट चैनल्स एंटर्ड द मार्केट। तो ये क्या हो रहा है? प्राइवेट चैनल्स का से क्या हुआ था? टीवी का ग्रोथ हुआ था, है ना। और मेजरली टीवी का एक्सपेंशन कब हुआ था? जब कलर टीवी आने लग गए थे,
ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. A migrant reads a regional newspaper in the city for local updates. This reflects. एक माइग्रेंट है, एक इंसान है जो माइग्रेट करके आया, वो रीजनल न्यूज़पेपर पढ़ रहा है अपनी सिटी में, उस सिटी में, ताकि उसको लोकल अपडेट्स मिल सके. अपनी रीजनल न्यूज़पेपर यानी कि जहां से वो माइग्रेट करके आया उसके न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ताकि उसको अपनी सिटी या जो जहां से भी वो आया है, जो भी विलेज से आया है, उसके लोकल अपडेट्स उसे मिल सके. तो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? डिक्लाइन ऑफ प्रिंट मीडिया, ग्रोथ ऑफ रीजनल मीडिया, डिजिटल डिवाइड या ग्लोबलाइजेशन. क्या हो रहा है यहाँ पे ग्रोथ ऑफ रीजनल मीडिया हो रहा है ना. क्यों? क्योंकि रीजनल न्यूज़पेपर की डिमांड बढ़ रही है, तो ये ग्रोथ हो रही है रीजनल मीडिया की. ठीक है. मास मीडिया ब्रिजेस द रूरल अर्बन गैप, इट स्प्रेड्स इंफॉर्मेशन एंड लाइफस्टाइल पैटर्न्स. तो क्या हो रहा है यहाँ पे मास मीडिया ने रूरल अर्बन गैप को ब्रिज कर दिया, हम जानते हैं, और ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड करती है लाइफस्टाइल पैटर्न्स के बारे में, है ना. इंफॉर्मेशन और लाइफस्टाइल पैटर्न्स के बारे में स्प्रेड करती है. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ठीक है. Now, a government opens its economy to foreign investment and removes restrictions. But at the same time, local small-scale industries start shutting down due to increased competition. ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं. Which of the following best explains this situation? तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट एक इकोनॉमी को ओपन कर रहा है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन है, और रिमूव करिए रिस्ट्रिक्शंस को. मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है और रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने रिमूव कर दिया. बट उससे क्या हो रहा है? लोकल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, जो लोकल स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो शट डाउन करने लग गए हैं. क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है. लोग उनको जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनीज है उनको ज्यादा प्रेफर करने लग गए. तो ये सिचुएशन क्या एक्सप्लेन कर रही है? ग्लोबलाइजेशन ऑलवेज लीड्स टू इकोनॉमिक इक्वालिटी. लिबरलाइजेशन हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स. प्रोटेक्शनिज्म स्ट्रेंथन्स लोकल इंडस्ट्रीज, या फिर डिजिटल डिवाइड अफेक्ट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ. क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या लग रहा है आप लोग को? इसका आंसर मुझे सोच के बताइए, क्या लग रहा है? ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है? लिबरलाइजेशन फॉलो करा गया, क्योंकि लिबरलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को ओपन कर दिया, एनहांस कर दिया, और रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया, हमने पढ़ा था. बट इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो रहे हैं कि लोकल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो शट डाउन होने लगी थी, कि कंपटीशन बढ़ने लग गया था. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लिबरलाइजेशन के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट्स है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है. ठीक है, कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स है लिबरलाइजेशन के. ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है? विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द होल यूनिट, है ना. अब इसके बाद हमारा एक ही वीडियो रह गया, एक ही चैप्टर रह गया, विच इज द होल चैप्टर एंड द होल यूनिट. ठीक है. विद दैट वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द यूनिट्स ऑफ सोशियोलॉजी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी, बिकॉज बहुत जल्दी आपके सीयूईटी के एग्जाम्स आने वाले हैं. तो बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइज. आई होप आप लोग को समझ आ रहा है. जो भी डाउट्स है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. ठीक है. और जो भी आंसर्स आपने करे हैं, जो आंसर्स मैंने पूछे हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. चलो, बेस्ट ऑफ लक गाइज. थैंक यू.